हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मौर्योत्तर काल भाग 3। भाग 2 इससे पहले ही आ चुके हैं। ये भाग 3 है क्योंकि इससे पहले हमने भाग 2 की बात कर चुके हैं। और भाग 2 में मैंने जो कराया था उसमें देशी शासकों के बारे में बताया था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत में शक्तियाँ आती हैं इनमें एक विदेशी शासक होते हैं और एक देशी शासक होते हैं। विदेशी शासकों के बारे में हमने बात नहीं करी थी उसमें पिछली क्लास में, लेकिन देशी शासकों के बारे में हमने बात करी थी। और उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से जो शासक होते हैं वो क्रम से आते हैं, वंश कौन कौन से हैं वो क्रम से आते हैं। पहला वंश कौन सा होता है, उसके बाद दूसरा वंश कौन सा, ऐसा क्रम से ऐसे वंश आते हैं। उसके बाद अंतिम जो वंश होता है उसमें वाकाटक वंश कहते हैं उसे। उसमें महत्वपूर्ण शासक होते हैं 3, ठीक है। संस्थापक होता है वाकाटक वंश का विंध्यन शक्ति। चलिए, तो इसमें हमने वो बात करी थी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसमें विदेशी शासकों की। अब विदेशी शासक कौन कौन से यहाँ पर आए, कौन कौन से वंश विदेशी वंश यहाँ पर आए, तो देखिए क्रम से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आए। पहला जो वंश आता है, पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक, ठीक है, हिंद यवन शासक, ठीक है। इसमें 2 वंश आते हैं भारत में, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं ये, ठीक है। पहला होता है पहला जो वंश होता है वो डेमेट्रियस वंश होता है और दूसरा वंश होता है यूक्रेटाइटस वंश। तो 2 वंश आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उसके बाद जो वंश आता है वो आता है शक। शक आते हैं भारत में। शकों की 5 शाखाएं होती हैं, ठीक है। 4 भारत में आती हैं, बाकी एक अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है निकल के, ठीक है। ये पहले मध्य एशिया के निवासी होते हैं, बाद में ये अफगानिस्तान चली जाती है इनकी एक शाखा, बाकी 4 शाखाएँ भारत में आ जाती हैं। आगे बात करें हम तो आगे देखिए पहलव या पर्थियन, ठीक है। पहलव या पर्थियन आते हैं। इसमें एक ही महत्वपूर्ण शासक होता है, नाम होता है इसका ठीक है। चलिए, एक ही महत्वपूर्ण शासक होता है, बाकी सब तो इसमें ऐसे ही आते हैं छोटे मोटे शासक। बाद में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं वो होते हैं कुषाण, ठीक है। चलिए, कुषाण, तो कुषाण आते हैं और कुषाणों में भी देखिए बहुत से ऐसे शासक आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके कुजुल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस, उसके बाद कुषाण ही होता है। तो इसमें एक कनिष्क होता है और कनिष्क के शासनकाल की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है वो कनिष्क के शासनकाल में किया जाता है 102 AD में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, जालंधर के आसपास वाला क्षेत्र। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन क्योंकि 102 AD में ये होती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर पूछी जाती है 102 AD में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में ये बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन। और देखिए इस चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म होता है हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बढ़ जाता है इसी चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अब बात करेंगे हम पहले इसमें हिंद यवन शासकों की। हिंद यवन शासकों की हम बात करें तो देखिए शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान। तो बैक्टीरिया में अब जब अशोक युद्ध की नीति त्याग देता है, ठीक है, कब युद्ध की नीति त्यागता है अशोक, 261 ईसा पूर्व में। जो सम्राट अशोक होते हैं 261 BC में ये युद्ध की नीति त्याग देते हैं और युद्ध के स्थान पर धम्म नीति का पालन करते हैं। तो इनकी युद्ध की नीति त्यागने के बाद 250 BC में, ठीक है, 250 BC में एक शासक होता है हिंद यवन शासक, नाम होता है इसका बैक्टीरिया का शासक, बैक्टीरिया का गवर्नर होता है और इसका नाम होता है डियोडोटस। डियोडोटस बैक्टीरिया का गवर्नर होता है, ठीक है। 250 BC में बैक्टीरिया का गवर्नर ठीक है, नाम होता है इसका डियोडोटस। डियोडोटस तथा और देखिए इसके साथ साथ एक और गवर्नर होता है जिसका नाम होता है एक्सस। एक एक्सस होता है, एक डियोडोटस होता है। ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, क्योंकि जब तक अशोक था वहाँ पे अशोक का शासनकाल चलता है तो वो अशोक की अधीनता में रहते हैं। बाद में ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, एक्सस और डियोडोटस। लेकिन उसके बाद देखिए बात करें तो डियोडोटस सेकंड आता है, ठीक है, डियोडोटस सेकंड। ये अभी हम हिंद यवन उसकी बात कर रहे हैं कि भारत में आने से पहले वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं वो कैसी थी।
तो डियोडोटस सेकंड आता है। और ये देखिए ये अधीनता स्वीकार करे रखता है किसकी, एक आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में युद्ध होता है, बाद में दोनों के मध्य संधि हुई होती है, और उस संधि में सेल्यूकस निकेटर कुछ शर्तें मानता है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह भी कर देता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य जो इसकी बेटी होती है क्या कि मैं सेल्यूकस निकेटर की, तो उसका नाम होता है हेलेना। तो हेलेना का विवाह किसके साथ किया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये 303 एडी की बात हो 303 बीसी की बात होती है, 303 बीसी की। तो सेल्यूकस निकेटर के अधीनता में होते हैं, ये अधीनता स्वीकार कर रखता है डियोडोटस, और ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य से बिल्कुल अलग कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है, तो ये तो थी बैक्टीरिया तक। बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में कौन कौन से शासक कौन कौन सी भूमिकाएं निभा रहे थे। लेकिन जो भारत में जो आक्रमण करने के लिए आता है हिंदी वन शासक, तो वो अफगानिस्तान के ही यानी बैक्टीरिया के ही यवन होते हैं जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं। और उन भारत पर आक्रमण करने वालों में से जो सबसे पहला जो यवन शासक होता है, तो सबसे पहला यवन शासक, ठीक है, सबसे पहला जो यवन शासक होता है उसका नाम होता है डेमेट्रियस। ठीक है, और ये भारत में पहले डेमेट्रियस वंश भी चलाता है, तो नाम होता है इसका डेमेट्रियस। डेमेट्रियस 183 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है, और ये भारत पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है पंजाब वाले क्षेत्र पर। कहाँ पर करता है, पंजाब के आसपास यानी सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र। क्योंकि अगर बात करें हम भारत के नक्शे की, ठीक है, तो देखिए ये जो वाला क्षेत्र था, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, और सिंधु नदी ऐसे जाती है। तो देखिए ये जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, एक पंजाब हमारे भारत में है। तो सिंधु नदी यहाँ से, तो इस वाले क्षेत्र पे जब भी ये आते थे तो ये स्थलीय मार्ग था, और ये स्थलीय मार्ग था यहाँ से। तो जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत में प्राचीन काल में, जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सब स्थलीय मार्ग से हुए हैं, क्योंकि ये सब स्थलीय मार्ग से आते थे और इसी वाले क्षेत्र को सबसे पहले कब जाने की कोशिश करते थे, और ज़्यादातर यहीं पर रुकते थे क्योंकि देखिए आर्य आए, सबसे पहले आर्य आए, तो आर्यों ने भी सबसे पहले इसी क्षेत्र को यानी सब सिंध प्रदेश को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद जितने भी शासक आते हैं सब क्या करते हैं, हिंदी मतलब इस वाले क्षेत्र को ही क्या करते हैं, कब्जे में लेते हैं, क्योंकि ये सब ज़्यादा उपजाऊ भी क्षेत्र था। आज देखते हैं वर्तमान में अगर उपजाऊ क्षेत्र की बात करें तो आपका देखिए गंगा और यमुना वाले जो बीच का दोआब क्षेत्र है, ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आप जहाँ भी नदियाँ होंगी उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होगा वो उपजाऊ क्षेत्र ही होता है, दोआब कहते हैं। जो दो नदियों के बीच में जो स्थान होता है उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो डेमेट्रियस 183 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। तो सबसे पहला यवन शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया वो था डेमेट्रियस 183 बीसी में, और पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, उसे कब्जे में ले लेता है। चलिए, और यहाँ पे एक वंश चलाता है ये डेमेट्रियस वंश। तो यवनों में जो पहला वंश आता है वो होता है डेमेट्रियस वंश। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी वंश शासकों में पहला वंश तो डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश। ठीक है, संस्थापक होता है इसका डेमेट्रियस। संस्थापक होता है इसका डेमेट्रियस। और देखिए इसकी बात करें तो ये होता है 220 से लेकर के 175 बीसी। ठीक है, शासनकाल चलता है इसका 220 बीसी से 175 बीसी शासनकाल होता है इसका डेमेट्रियस का। और संस्थापक भी यही होता है। राजधानी होती है इनकी साकल, राजधानी होती है साकल, राजधानी होती है इनकी साकल। ठीक है, साकल वर्तमान में आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में, उसी के आसपास का क्षेत्र है, सियालकोट के आसपास वाला क्षेत्र है, तो इसे ही हम साकल कहते हैं। तो राजधानी थी इनकी साकल। मैंने बताया भी था कि जब शुरुआत में ये भारत आते हैं तो ये कब्जा करते हैं पंजाब वाले क्षेत्र पे जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो राजधानी बनाते हैं अपनी साकल। लेकिन देखिए इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था मिनांडर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण, याद रखना, देखिए मिनांडर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शासक,
शासक मिनांडर था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक था मिनांडर। थोड़ा मिनांडर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनांडर, ठीक है, मिनांडर इस वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था मिनांडर। और देखिए इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल आता है 165 से लेकर के 145 बीसी। चलिए शासनकाल 165 बीसी से लेकर के, ठीक है, और 145 बीसी, 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी इसका शासनकाल होता है। और देखिए इसके बारे में एक रोचक, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है मिनांडर के बारे में, वो मिलिंद पनो एक पुस्तक है जो नागसेन के द्वारा लिखी गई थी। नागसेन कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे, तो उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे कहते हैं हम मिलिंद पनो। और इस पुस्तक से हमें मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जब मैंने पहली क्लास कराई थी तो उसमें मैंने कुछ जानकारी के स्रोत बताए थे। तो उन स्रोतों में मैंने बताया था कि एक मिलिंद पनो नामक एक पुस्तक है जो नागसेन के द्वारा लिखी गई थी, और इसी में मिनांडर के बारे में, यानी यवन शासक, ये यवन भी है, ठीक है, यवन शासक, तो यवन शासक यानी मिनांडर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मैंने उसमें बताया था कि मिनांडर और उसके मिलिंद के बीच, सॉरी, मिनांडर और नागसेन के मध्य एक संवाद होता है, और उस संवाद में मिनांडर कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नागसेन से। नागसेन उनका सही सही जवाब दे देते हैं, और उसके बाद जो ये होते हैं मिनांडर, वो क्या, कौन सा धर्म ग्रहण कर लेते हैं? बौद्ध धर्म। थोड़ी सी चलिए तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जानकारी जो मिनांडर के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है, तो वो जानकारी का स्रोत है मिलिंद पनो, ठीक है, मिलिंद पनो पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी ये, और यहीं से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए इसे बौद्ध ग्रंथों में इसे मिलिंद भी कहा गया है, ठीक है। मिनांडर को उपनाम क्या था इसका? उपनाम मिलिंद, उपनाम इसका मिलिंद मिलता है, ठीक है, मिलिंद। तो बौद्ध ग्रंथों में इसका उपनाम मिलिंद का भी उल्लेख मिलता है। और देखिए इसका जो प्रमुख केंद्र था, राजधानी जो साकल थी, मैंने बताया था, इसका प्रमुख केंद्र यानी शिक्षा का प्रमुख केंद्र शिक्षा व व्यापार के लिए, शिक्षा व व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र इसका साकल था, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र इसका साकल था। और देखिए इसके अधिकार क्षेत्र में जो अधिकार में जो क्षेत्र आते थे, मिनांडर के जो अधिकार में क्षेत्र आते थे, अधिकार क्षेत्र, देखिए गंगा और यमुना वाले क्षेत्र भी इसके मध्य आते थे। गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था। इसने अधिकार कर लिया था गंगा और यमुना वाले क्षेत्र पे। मैंने बताया भी था, पहले पंजाब में आते हैं, पंजाब के बाद सीधा ये इससे रुख करते हैं किसकी तरफ? क्योंकि देखिए जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे इतिहास में, देखिए 3 ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिनमें एक बात करें तो देखिए एक तो आता है आपका नंदवंश, नंदवंशों में दोनों महत्वपूर्ण शासक हैं। उसके बाद मौर्य वंश, बहुत महत्वपूर्ण शासक आते हैं इसमें। उसके बाद देखिए मध्यकाल की बात करें तो अकबर, ठीक है, अकबर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जब तक ये रहते हैं तो कोई आक्रमण नहीं करता। और अशोक के समय में तो वैसे भी कोई आक्रमण नहीं करता। ये इंतजार कर रहे थे उस समय कि अशोक कब हटे मौर्य साम्राज्य पे से, और उसके बाद कब ये आक्रमण शुरू करें। बाद में आक्रमण कर ही देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे भारतीय शासक थे कुछ, वो भी मगध साम्राज्य को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, जिनमें एक तो इनका अमात्य ही था, नाम था उसका पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास कराते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला वंश कौन सा आता है? ठीक है, तो नेक्स्ट वंश की बात करें इसमें, तो जो अगला वंश आता है उसका नाम होता है यूक्रेटाइटस वंश, ठीक है। तो अगला जो वंश आता है, एक वंश की बात करी हमने डेमेट्रियस वंश, और दूसरा जो वंश आता है भारत में यवन का ही होता है, वो होता है डेमेट्रियस वंश, सॉरी यूक्रेटाइटस वंश, यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस वंश
देखिए इसका जो महत्वपूर्ण शासक था, राजधानी इनकी तक्षशिला होती है, ठीक है, वही तक्षशिला जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो राजधानी होती है इनकी तक्षशिला, यूक्रेटाइटस वंश राजधानी तक्षशिला। और प्रमुख शासक जो होता है इनका, महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, देखिए प्रमुख शासक होता है इनका एंटियोलकीडस, ठीक है, एंटियोलकीडस। एंटियोलकीडस इनका प्रमुख शासक होता है। और ये वही एंटियोलकीडस होता है जो जो आपके देखिए मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो भागभद्र होता है, यानी सूंग वंश का सूंग वंश का एक शासक होता है भागभद्र। और ये भागभद्र के दरबार में एक राजदूत को भेजता है, ठीक है, और उस राजदूत का नाम होता है हेलियोडोरस, ठीक है। तो एक राजदूत यानी एंटियोलकीडस के द्वारा, यानी एंटियोलकीडस, ठीक है, एंटियोलकीडस एक राजदूत को भेजता है भागवत के दरबार में, नाम होता है इसका हेलियोडोरस। तो एंटियोलकीडस हेलियोडोरस नामक राजदूत को भागभद्र के दरबार में भेजता है, ठीक है, भागभद्र के दरबार में भेजता है। एंटियोलकीडस एक शासक होता है, ठीक है, यूक्रेटाइटस वंश का। और ये भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजता है। और ये जो भागभद्र होता है ये सूंग वंश का शासक होता है। किसका? सूंग वंश का शासक, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, सूंग वंश का शासक, ठीक है। देखिए राजदूत तो भेजते थे, ये राजदूत भेजते थे मित्रता बढ़ाने के लिए, ठीक है, शांति समझौते के लिए, यानी उसके दरबार में। जैसे आज ये हमारे खूब, ठीक है, आज जो हमारे वर्तमान में हमारे देश के राजदूत दूसरे देश में हैं, तो उस देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हैं हमारे देश को लेकर के, इनकी सबकी जानकारी वो भारत को देते हैं। और भारत में भी कुछ राजदूत हैं जो यहाँ की जानकारी वहाँ देते हैं, लेकिन इतनी पर्सनल जानकारी नहीं जो, ठीक है। तो ये एक शांति बनाने के लिए उस समय शासक भेजते थे, शांति के लिए भी और नज़र रखने के लिए एक दूसरे पे, तो राजदूत भेजे जाते थे। तो वही राजदूत भेजा था, ठीक है, भागभद्र के दरबार में। तो ये एंटियोलकीडस स्क्रिप्ट महत्वपूर्ण शासक यही था इस वंश का। अब देखते हैं कि यवनों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो यवन भारत में आए। अब इन यवनों के आने से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ चेंज हुई, ठीक है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें तो देखिए इनके यहाँ आने से, यानी यवनों के यहाँ आने से भारत की जो परिस्थितियाँ चेंज हुई, क्या क्या सही हम सीखे और क्या क्या वो हमसे सीख कर गए, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिनों के 7, यानी 7 दिन होते हैं सप्ताहों के। नंबर फर्स्ट, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, ये हम यूनान से सीखे थे, सॉरी यवनों से सीखे थे। यानी ये जो शासक आए थे इन्होंने हमें सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन करना सिखाया, ठीक है। ग्रहों के नाम आप देखते हो, ग्रहों के नाम की प्रणाली, ठीक है, प्लूटो, ठीक है, जुपिटर, ये सब कहाँ से आए हैं? सब यवनों के, ठीक है, यवनों से ही हमने सीखा है। नंबर 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिक्के ढालने की प्रथा, तो सिक्के ढालने की कला हमने यवनों से सीखी है। और देखिए यवनों ने ही, जो यवन थे इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय, ठीक है, यवनों को ही प्राप्त है। यवन ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, लेकिन ये शुद्ध सोने के सिक्के नहीं चला पाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। कनिष्क के शासनकाल में शुद्ध सोने के सिक्के चले। चलिए तो देखिए नंबर 5 की बात करें तो देखिए हमने इनसे जो देखिए इन्होंने एक शैली का निर्माण किया था, होलिस्टिक शैली, ठीक है, सॉरी होलिस्टिक कला का इन्होंने निर्माण किया। एक कला इनसे हमने सीखी थी, होलिस्टिक कला। अब ये होलिस्टिक कला क्या होती है? तो होलिस्टिक कला की बात करें, होलिस्टिक कला, ठीक है,
होलिस्टिक कला का विकास, ठीक है, ये हमने यवनों से ही सीखा था। और ये होलिस्टिक कला क्या होती है, देखिए आज जो आप मूर्ति देखते हो, किसी की मूर्ति बना देते हैं हम, तो मूर्ति देखिए जैसे कि आप देखिए मान लीजिए किसी की, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति बना दी या महात्मा गांधी जी की मूर्ति बना दी, तो मूर्ति बनाने की कला, इसे होलिस्टिक कला ही कहते हैं। मूर्ति बनाने की कला हमने इनसे ही प्रारंभ की, इन्होंने इनसे ही सीखी थी, इन्होंने ही प्रारंभ करी थी मूर्ति बनाने की कला, ठीक है। बाद में तो कनिष्क के शासनकाल में जो शैलियों का निर्माण होता है, ठीक है, गांधार शैली, मथुरा कला शैली, तो वहाँ से भी मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और बुद्ध की सबसे प्रथम मूर्ति जो बनाने का श्रेय जाता है वो आपके कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क ने मथुरा कला शैली में बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय प्राप्त किया। तो उसने ही सबसे पहले मूर्ति बनानी शुरू की थी महात्मा बुद्ध की। तो होलिस्टिक कला शैली का निर्माण। और आगे देखिए बात करें नाटकों में पर्दा प्रथा, ठीक है। तो पर्दा प्रथा की शुरुआत, पर्दा प्रथा की शुरुआत, पर्दा प्रथा की शुरुआत ये यवनों की ही देन है, जो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी भारत में। और ये जो पर्दा प्रथा है, ये पर्दा प्रथा वो पर्दा प्रथा थी, आप आज देखते हैं नाटकों में जो पर्दा गिराने का जो प्रथा प्रारंभ हुई थी वो यवनों के द्वारा प्रारंभ हुई थी। और देखिए जो सिक्के जो इन्होंने ढाले थे, सिक्के तो वो द्विभाषिक होते थे। सिक्के ढालने की कला जो थी, तो सिक्कों पर जो लेख लिखे जाते थे वो द्विभाषिक थे, ठीक है, द्विभाषिक। अब द्विभाषिक कौन से थे, देखिए द्विभाषी का मतलब होता है दो भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया था सिक्कों में। एक तरफ यूनानी कला शैली, एक तरफ प्राकृत कला शैली, एक तरफ खरोष्टी लिपि, एक तरफ, ठीक है, यूनानी लिपि। तो एक तरफ इनमें यूनानी लिपि का प्रयोग किया जाता था, एक तरफ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता था या प्राकृत लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए इन सिक्कों को द्विभाषिक सिक्के कहा जाता था, ठीक है। और देखिए बात करें तो देखिए जैसे इनमें यवनों की शासकों की, तो इन द्विभाषाओं में कि एक तरफ इनके शासकों के नाम या फिर इनके शासकों का चित्र, और दूसरी तरफ भारतीय देवी देवताओं के चित्र पाए जाते थे। इसलिए इन सिक्कों को द्विभाषिक सिक्के कहते थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलाए, यवनों ने ही चलाए थे। चलिए यही तो था यवन। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें। देखिए अब दूसरे नंबर पर जो क्रमप्रिय शासक आए वो शक आए थे यहाँ पर। तो देखिए शक, अभी हमने देखिए हिंदी यवन शासक पढ़े, हम शकों की बात कर लेते हैं। तो शक देखिए, शकों की बात करें तो शक निवासी कहाँ के थे, पहले निवासी की बात कर लेते हैं। तो निवासी थे ये मध्य एशिया के, निवासी मध्य एशिया, ठीक है। तो मध्य एशिया के निवासी थे ये। और देखिए ये इनकी शाखाएं थी, तो 5 शाखाओं में बटे हुए थे। शाखा कितनी थी, 5 शाखाओं में विभाजित थे शक। और शक अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे, ठीक है। शक क्या कहलाते थे अपने आप को, क्षत्रप। तो शक अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। और देखिए भारत में जो शाखा आई, इनकी 4 शाखाएं आई थी। तो 5 शाखाओं में से बात कर लेते हैं कौन कौन सी शाखा कहाँ कहाँ गई। तो पहली शाखा चली गई थी इनकी गांधार, ठीक है। तो सॉरी, पहली शाखा गई थी इनकी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में चली गई थी पहली शाखा, अफगानिस्तान। देखिए दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा देखिए इनकी तक्षशिला में पहुंच गई थी, तक्षशिला। तीसरी शाखा इनकी मथुरा, नासिक। और पांचवी की बात करें तो पांचवी शाखा जो थी इनकी वो पहुंची थी मालवा, ठीक है, मालवा के शक, ठीक है। तो तक्षशिला के शक देखिए इनके बारे में बात करें तो तक्षशिला में इनकी जो 5 शाखाएं थी, तो 4 शाखाएं भारत आ गई थी और एक शाखा इनके अफगानिस्तान यानी बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में पहुंच गई थी। और यहीं से होते हुए सीधे ये ईरान की तरफ बढ़ चुके थे, ठीक है। तो एक शाखा इनकी बैक्टीरिया की तरफ चली गई, इनको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं आता। बात करें तक्षशिला के शकों की, तो देखिए इसका जो संस्थापक था तक्षशिला का, तक्षशिला के शकों का संस्थापक, तो संस्थापक था इनका माउस, ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। माउस था इनका संस्थापक। और देखिए ये इसने इसकी स्थापना करी थी 220 BC से लेकर के, ठीक है, 22 AD तक। तो 20 BC से लेकर के 20 BC से लेकर शासनकाल था इसका माउस का। बीस BC से लेकर के
22 AD तक इसका शासनकाल था। ठीक है, तक्षशिला के तक। बात करें मथुरा के शकों की, तो देखिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि शक पहले, ये जो मथुरा के शक थे वे पहले मालवा में थे, और मालवा का एक शासक था, स्थानीय शासक, जिसका नाम था विक्रमादित्य है। ठीक है, तो विक्रमादित्य शासक था उस समय, और स्थानीय शासक विक्रमादित्य। और 57 BC में इनका युद्ध हुआ था विक्रमादित्य के साथ, यानी मालवा के शकों के, मालवा के शक जो पहले मालवा में रुके थे जा करके, यहाँ का स्थानीय शासक था मालवा का विक्रमादित्य, उसके साथ इनका युद्ध हुआ। 57 BC की बात है, और उस युद्ध में ये पराजित हो गए और मालवा को छोड़ करके ये मथुरा की तरफ शिफ्ट हो लिए, और मथुरा में जा कर के, ठीक है, मथुरा चले गए, और वहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। बाद में ये देखिए, उसके बाद जो मालवा का जो वो था, ठीक है, स्थानीय शासक, जिसका नाम था विक्रम, तो ठीक है, विक्रमादित्य, तो उसने 57 BC में ही एक विक्रम संवत की शुरुआत करी, यानी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने एक विक्रम संवत चलाया, जिसे कहते हैं हम, ठीक है, 57 BC में विक्रम संवत या मालवा संवत भी कहते हैं उसे। चलिए इनकी बात करें तो ये पहले मालवा में बसे, पहले मालवा में बसे। ठीक है, पहले मालवा में बसे, बाद में मालवा, ठीक है, स्थानीय शासक यानी मालवा के स्थानीय शासक ने, ठीक है, नाम था इसका विक्रमादित्य है। मालवा के स्थानीय शासक विक्रमादित्य द्वारा पराजित, बात थी 57 BC की। ठीक है, और जब इनको शकों को पराजित किया तो इसके उपलक्ष्य में इसने एक विक्रम संवत चलाया, विक्रम संवत या मालवा संवत की शुरुआत। और देखिए मथुरा के जो ये शक थे, इनका जो संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक की बात करें तो इनका संस्थापक था, नाम था इसका राजुल या राजउल। ठीक है, इनका संस्थापक था राजुल या राजउल। ठीक है, ये पहले कहाँ थे? मालवा में थे, मालवा से फिर भगा दिए गए थे, उनको मथुरा चले गए थे, और मथुरा में, ठीक है, बाद में 57 BC में देखिए संवत की प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत या मालवा संवत। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें नासिक के शकों की। ठीक है, चलिए नासिक के शकों की बात कर लेते हैं। नासिक के शक, ठीक है, नासिक के शकों में बात करें तो इसमें जो आता है, देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, और इन दो महत्वपूर्ण शासकों में जो नासिक के शक थे, इनमें दो ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। एक तो हुआ है, देखिए दो प्रसिद्ध शासक हुए हैं इसमें। ठीक है, एक का नाम था भूमक और एक का नाम था नहपान। ठीक है, नहपान, दो ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। नहपान के बारे में पढ़ते हैं। नहपान, ठीक है, तो इसमें देखिए नहपान की बात करें तो 119 AD से लेकर के 124 AD तक इसका शासनकाल होता है नहपान का। 119 AD से 124 AD इसका शासनकाल होता है नहपान का। और देखिए इसको, नहपान को जो पराजित करता है, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित किया जाता है। नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित कर मार डाला जाता है, और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इसके नानाघाट अभिलेख, इसके जो इसकी माता ने लिखा था बलश्री, तो बलश्री के, यानी हमारे जो इसमें जो जानकारी मिलती है इसके बारे में, बलश्री के एक अभिलेख से मिलती है। अभिलेख जो, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया था, तो उसी से जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको पराजित कर मार डाला था नहपान को। चलिए, तो एक और बचा इसमें मालवा। ठीक है, मालवा की बात करें तो मालवा के शक, देखिए इसमें एक ही महत्वपूर्ण शासक था मालवा के शकों में। ठीक है, बात करें देखिए इसकी मालवा के शकों की। ठीक है, इसका संस्थापक था चष्टन।
चस्टन इसका संस्थापक था। और देखिए राजधानी की बात करें तो इनकी ठीक है संस्थापक था इनका चस्टन। और देखिए इनमें महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो महत्वपूर्ण शासक था इनका रुद्रदामन। महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन, ठीक है। और देखिए रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसे कहते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण, ठीक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख है देखिए चंपू शैली में लिखा हुआ है, चंपू शैली। ये चंपू शैली में लिखा हुआ अभिलेख है, ये वाला जो अभिलेख है चंपू शैली में लिखा हुआ अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने इसका जो मंत्री था, ठीक है, इसका जो वो था राज्यपाल, ठीक है, नाम था उसका सुविशाख। तो इसके मंत्री सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इसके मंत्री सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। और सुदर्शन झील आपके बनवाई थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है सुदर्शन झील के बारे में। और ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू का मतलब होता है देखिए गद और पद दोनों के अंश पाए जाते हैं, गद प्लस पद। तो ऐसा अभिलेख जो गद और पद दोनों में लिखा गया हो उसे उस शैली को क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। यानी गद के भी अंश पाए जाएँ उसमें, पद के भी अंश पाए जाएँ, तो इस शैली को हम क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं, ठीक है। लिखवाया किसने था? रुद्रदामन ने, शक शासक था, ठीक है। शासनकाल की बात करें इसकी तो 130 से लेकर के रुद्रदामन का शासनकाल 130 से लेकर के 150 एडी, और 150 एडी में ही इसका निर्माण कराया था रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख का, ठीक है। इसका अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक को मार दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतिम शासक को जो मार दिया जाता है वो विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसके अंतिम शासक की हत्या कर दी जाती है। और इसको मारने के उपलक्ष्य में, यानी इसके अंतिम शासक को मारने के उपलक्ष्य में एक सिक्के ढाले जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, जिन्हें कहते हैं व्याघ्र शैली। तो व्याघ्र शैली में एक सिक्कों की ढलाई होती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सिक्के बनवाए जाते हैं व्याघ्र शैली में। किसके उपलक्ष्य में? शकों के अंतिम शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में। चलिए, ठीक है, ये था रुद्र सिंह। इसका जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह, अंतिम शासक, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख विदेशी शासक आए उनके बारे में, ठीक है। आज हमने शकों को करा, उससे पहले पार्थियनों को करा, ठीक है। उससे पहले जो हमने करा था किसको? यूनानियों को, ठीक है। सॉरी, पार्थियनों को अभी नहीं करा, पार्थियनों को अब करेंगे। तो इसमें देखिए शक और यूनानी दोनों शासक कवर हो चुके हैं। आगे जो हम कराएंगे अगली क्लास में उसमें देखिए अब पार्थियन आ जाएंगे, पहला भी पार्थियन, उसके बाद सीधा चलेंगे कुषाण शासकों पे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।